नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई को अच्छे से कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो शुरू कर दीजिए। जब जगे तभी सवेरा, कल कभी नहीं आता। जो आज बीत गया वो आप वापस नहीं ला सकते। जो समय आपने निकाल दिया उसका बाद में उपयोग नहीं कर सकते। समय सबसे महत्वपूर्ण है। यूपी करंट अफेयर के अंतर्गत हम लोगों ने 3 पार्ट में 180 प्रश्न देख लिए हैं। अब हम चौथा पार्ट देखने जा रहे हैं। चौथे पार्ट में भी हम 60 प्रश्न देखेंगे और 181 से 240 नंबर प्रश्न तक कवर करेंगे। इसको कवर करने के बाद में हमारा उत्तर प्रदेश का पूरे साल का करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे जुनून बैच को ज्वाइन करके क्लासेस, नोट, टेस्ट सीरीज, पूरा गाइडेंस, स्ट्रेटेजी प्रोग्राम फॉलो करके अपनी तैयारी को और अच्छा बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन तो आप कांटेक्ट करें 6307281212 या 7408281211 और ये डिटेल आपको मिलेगा। इसमें सारी स्ट्रेटजी, डेमो वीडियो सब कुछ आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की श्रृंखला को और लेते हैं 181 नंबर प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश धान खरीद नीति के अनुसार वर्ष 2022 के लिए सामान्य ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना घोषित किया गया है? अक्टूबर की ये न्यूज है। 13 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। तो उसमें ये कहा गया कि क्योंकि बाढ़ की मार बहुत सारे जिलों ने झेला है तो धान खरीद की नीति को थोड़ा सा अच्छा बनाते हुए कि उनको लाभ मिल जाए, 2040 रुपये ये सामान्य ग्रेड धान की ये कीमत रखी गई है। 2040 रुपये जो एमएसपी है। और जो थोड़ा सा ग्रेड प्लस वाला जो धान होता है जिसको ए ग्रेड बोलते हैं उसको कहते हैं ए ग्रेड। तो ए ग्रेड की जो कीमत रखी गई है इससे 20 रुपये ज्यादा रहती है, तो ये वाली 2060 रुपये रखी गई। यहाँ पे सामान्य ग्रेड पूछा जा रहा है तो इसको ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की ओर से आयोजित 6 दिवसीय जीआई महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया? कौन से स्थल पे किया गया है? उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की ये जीआई महोत्सव, ये 6 दिवसीय एक बैठक थी, तो इसका आयोजन किया गया वाराणसी में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और संघाई सहयोग संगठन इस बार काशी को क्योंकि सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया था, तो इस कारण से वहां पर जो भी हो रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो संघाई सहयोग संगठन में काशी को सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा साथ में। और वाराणसी वैसे भी धार्मिक नगरी है, प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, इन कारणों से वो हमेशा चर्चा में रहता भी है। उत्तर प्रदेश के किन 3 शहरों में कूड़े से सीएनजी निर्माण के प्लांट लगाए जाने का निर्णय लिया गया है? कूड़े से सीएनजी बनाई जाएगी। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। तो 3 शहर कौन कौन से हैं? लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज, कानपुर, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इनमें से लखनऊ, गाजियाबाद और प्रयागराज में, है ना, 1, 2, 3 ये सही होगा। यहाँ पे सभी नहीं होना चाहिए, केवल ही होना चाहिए, केवल 1, 2, 3 में डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। लखनऊ, गाजियाबाद और प्रयागराज यहाँ पर ये प्लांट लगाए जाएंगे। कानपुर में ऐसी कोई योजना नहीं है। इंदौर में ऐसा किया जाता है, तो इंदौर में ऐसा किया जाता है उसी तर्ज पे यहाँ पर भी किया जाएगा। ठीक है, और ये गोरखपुर भी इसमें कतार में है कि वहां पर भी एक प्लांट लगाया जाए और सीएम का क्षेत्र है तो उसको वरीयता दी जाती है। तो आप गोरखपुर को अभी टिक मत कीजिएगा, न्यूज में आपको मिलेगा कि गोरखपुर, लेकिन लखनऊ, गाजियाबाद और प्रयागराज का इसमें चयन कर लिया गया है। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कितने जिलों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर चलाने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश में कितने जिलों को ऐसा चलाया जाएगा? तो 15, मतलब लखनऊ सहित जिले के 15 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं तो जिनको सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर चलाया जाएगा। तो कितने जिलों में स्वास्थ्य केंद्र? तो ये 15 है। इसमें जिलों के नाम आपसे कभी नहीं पूछे जाएंगे और उसमें बहुत सारे ब्लॉक हैं जिनको चुना गया है। और उसी में जैसे अब पूरे लखनऊ का मतलब ये नहीं है कि पूरे लखनऊ में ऐसा, लखनऊ में जैसे नगरम है, वाराणसी में गजोखर है, कुशीनगर का खडन्न ब्लॉक है, गोरखपुर का वेलाघाट है, इस तरीके से। जैसे बहराइच में विशेषरगंज है, चंदौली का
भोगवाड़ा है, इस तरीके से चुनाव किया गया है। तो इसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो हैं वो 15 चुने गए हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एमबीबीएस पाठ्यक्रमों के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग करने जाने के निर्णय के बाद किस सरकारी मेडिकल कॉलेज द्वारा पहल को अपनाने की उम्मीद है? सबसे पहले कौन इसको अपनाएगा? तो मध्य प्रदेश ने पहले स्टार्ट किया था, फिर यूपी में भी ये चल रहा है कि एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में होगी। तो आगरा मेडिकल कॉलेज जो है वो इसको अपनाने जा रहा है। केजीएमयू नहीं, केजीएमयू लखनऊ में है, आगरा मेडिकल कॉलेज आगरा में है, इसमें कोई बताने की अलग से जरूरत है नहीं। तो आगरा मेडिकल कॉलेज ये अपनाने जा रहा है। एमबीबीएस पाठ्य पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद भी किया जा रहा है। 3 सदस्यीय पैनल के द्वारा ये अनुवाद उनके निर्देशन में स्टार्ट हो गया है और लगभग कंप्लीट भी हो रहा है। तो ये मध्य प्रदेश के बाद में उत्तर प्रदेश जब शुरू करेगा तो इसमें आगरा मेडिकल कॉलेज सबसे आगे होगा। उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 कितनी समयावधि के लिए लागू की गई है? ये उत्तर प्रदेश की है और इसको 5 वर्षों के लिए लागू किया गया है। 2022 की नीति है, 2027 तक ये चलेगी। बी ऑप्शन इसका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसमें कहा गया है कि जो दुग्ध प्रसंस्करण है उसका स्तर अभी 10% है, 10% से बढ़ा के इसको 25% किया जाएगा। यानी कि दूध को प्रसंस्कृत करके जो उसके डेयरी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनका अनुपात बढ़ाना है। ठीक है। और बाजार के लिए उपलब्ध दूध को अभी बाजार में 44% दूध जाता है, 66% वैसे ही खपत हो जाता है, मतलब 56% सॉरी। तो उसको 65 तक लेके जाना है, 44 से 65 तक लेके जाना है, ऐसी बात इस नीति में की गई है। उत्तर मध्य रेलवे 100% विद्युतीकरण वाला देश का 5वां जोन बन गया है। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका मुख्यालय यूपी में है और यूपी के प्रयागराज में है। 100% विद्युतीकरण वाला देश का 5वां जोन बन गया है। वर्तमान में देश में देखे जाए तो 18 जोनल रेलवे है और अभी 4 जोन पूर्वी तटीय रेलवे, भुवनेश्वर पूर्व रेलवे, पश्चिमी मध्य रेलवे और दक्षिणी पूर्व रेलवे, ये पूर्ण रूप से विद्युतीकरण प्राप्त कर चुके थे और अभी जो है उत्तर मध्य रेलवे भी ऐसा कर पाया है। तो ये 5वां है और इसका मुख्यालय प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश की कितने मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकों में मेडिक्लेम से मरीजों को कैशलेस इलाज सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है? कितने मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं? तो ऐसे हैं 6 मेडिकल कॉलेज। कितने? 6 मेडिकल कॉलेज। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकों में मेडिक्लेम से मरीजों को कैशलेस इलाज दिया जाएगा। राज्य शासन ने इसको स्वीकृति प्रदान कर दी है। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत बनाया गया है, ये ध्यान रखिएगा। योजना कौन सी है? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। 6 मेडिकल कॉलेज, इसमें कानपुर, आगरा, मेरठ, प्रयागराज, झांसी, गोरखपुर, जो ये मेडिकल कॉलेज है वहीं पर ये बनाए गए हैं जहां पर ये सुविधाएं होंगी। हाल ही में उत्तर प्रदेश में दूसरा हाथी रिजर्व, तराई हाथी रिजर्व इसका नाम है, ये स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश में पहला हाथी रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया था? तो जो दूसरा है वो तो आप जान गए। पहला 2009 की बात है। 2009 में सहारनपुर और बिजनौर जिले में शिवालिक था, शिवालिक में यह स्थापित किया गया था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो पहला शिवालिक था, अभी दूसरा है तराई हाथी रिजर्व। और उत्तर प्रदेश में जो तराई है ये हाथी रिजर्व के अस्तित्व में जब ये आ जाएगा तो दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में अकेला राष्ट्रीय उद्यान होगा जो 4 प्रतिष्ठित जंगली जानवरों की प्रजाति जैसे बाघ, एक सींग वाला गैंडा, एशियाई हाथी और दलदली हिरण की रक्षा और संरक्षण करेगा। हाथी भी इसमें ऐड हो जाएगा ना, तो इसका महत्व बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ये जितने भी प्रयास होते हैं ये भविष्य के लिए है कि भविष्य में जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी कुछ बचा रहे। देख रहे हैं ना, गर्मी जब होती है तो इतनी गर्मी हो रही है कि असहनीय है, और जब ठंडक होती है तो इतनी ठंडक हो रही है कि असहनीय है। लंपी वायरस की रोकथाम के लिए सरकारी अभियान में देश में पहला स्थान किस प्रदेश का रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लंपी वायरस किसमें हुआ था? पशुओं में होने वाली बीमारी है और इसमें पशुओं का टीकाकरण किया गया, टीकाकरण करके इसको रोका गया और उत्तर प्रदेश ने देश में पहला स्थान हासिल किया है इसको रोकने के मामले में। रोकथाम जो अभियान चलाया गया है उसमें पूरे देश में प्रथम स्थान इसका रहा है। और रिकवरी बहुत तेजी से हुई इसमें, लगभग रिकवरी की दर 95% रही है जब अभियान चलाया गया, टीकाकरण किया गया।
और ये जो बीमारी है ये कैप्री पॉक्स है ना, ये एक वायरस होता है कैप्री पॉक्स, इसके कारण ये फैलती है। और गोट फॉक्स और सीप फॉक्स और गोट फॉक्स ये उसी फैमिली के ये वायरस हैं। और ये क्या करते हैं, खून चूस लेते हैं। जैसे मच्छर के काटने और खून चूसने वाले जो कीड़े हैं, वो जो खून चूसने वाले कीड़े हैं उनके द्वारा ये शरीर में फैलने वाली बीमारी है। तो जब खून चूसते हैं, खून चूसने के क्रम में ये ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि इसमें खून नहीं चूस लेते हैं, ये थोड़ा सा गलत होगा कहना। जो खून चूसने वाले कीड़े हैं वो इसमें दूत का काम करते हैं बीमारी को फैलाने का। अक्टूबर 2022 में उत्तर प्रदेश पुलिस को हाईटेक करने के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? यूपी पुलिस दिन प्रतिदिन हाईटेक बनाई जा रही है, तो उसमें कितना धन दिया गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस और हाईटेक हो जाए? तो 650 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसमें क्या होगा, बॉडी वार्न कैमरा, फुल बॉडी प्रोटेक्टर, इन सब चीजों से लैस किया जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस को और हाईटेक हो जाएगी। तो इसमें जब खरीदे जाएंगे कैमरे तो हजारों की संख्या में खरीदे जाएंगे, तो करोड़ों रुपए उसमें खर्च होते ही हैं। प्लास्टिक अल्टरनेटिव रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश में प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन के मामले में उत्तर प्रदेश 8वें स्थान पर है। प्लास्टिक कचरा जो उत्सर्जित होता है इसमें शीर्ष राज्य कौन सा है जहां पे सबसे ज्यादा प्लास्टिक कचरा उत्सर्जित होता है? तो शीर्ष राज्य है इसमें महाराष्ट्र, और यूपी की रैंक हमने बताया एर्थ नंबर पर है यूपी, तो ये ध्यान रखिएगा। प्लास्टिक अल्टरनेटिव रिपोर्ट 2022 अभी जारी की गई है, महाराष्ट्र का अव्वल स्थान है। और उसके बाद में अगर आपसे पूछ लिया जाए पर व्यक्ति कचरा कहां पर सबसे ज्यादा निकला, तो पर व्यक्ति में गोवा नंबर 1 है। पर व्यक्ति में प्लास्टिक कचरे की बात करें तो ये गोवा नंबर 1 है। और वैसे महाराष्ट्र के बाद में तमिलनाडु है। इससे डिटेल में आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप इसे कर सकें। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, और उसके बाद में आता है गुजरात के बाद में पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का शुभारंभ कहां पर किया गया है? पैथोजन रिडक्शन मशीन एशिया की पहली है। 15 मिनट में 4 यूनिट तक का रक्त ये शुद्ध कर सकती है, ब्लड शुद्ध कर सकती है। और ये लखनऊ के KGMU में स्थापित की गई है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रक्त की अनेक अशुद्धियां ऐसी होती हैं जो वैसे जांच में पकड़ में नहीं आती हैं, तो इसमें अशुद्ध रक्त डालिए। अशुद्ध रक्त अगर मरीज को चढ़ा देंगे तो नुकसान होगा, बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी, तो ये साफ कर देगी, उसको शुद्ध कर देगी। 15 मिनट में 4 यूनिट रक्त ये शुद्ध कर देगी। 2 से 4 नवंबर तक इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहां पर किया गया? तो 2 से 4 नवंबर के बीच में ये लखनऊ में आयोजित हुआ था। लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान है जहां पर ऐसे आयोजन अक्सर होते रहते हैं। तो ये 3 दिवसीय आयोजन था। फूड प्रोसेसिंग से जुड़े जो उद्यमी थे वो यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, अपना प्रदर्शन उन्होंने किया था। टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व के संदर्भ में अगर बात की जाए तो ये रानीपुर टाइगर रिजर्व, इसको हटा दीजिए, रानीपुर टाइगर रिजर्व के संदर्भ में सत्य कथन आपको बताना है। ये भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। उत्तर प्रदेश में दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ के बाद ये चौथा टाइगर रिजर्व है। 2 इंफॉर्मेशन है जिसके आधार पर आपको उत्तर देना है, और इनको याद भी कर लीजिएगा कि ये चौथा है, तो हाँ ये चौथा है। और भारत का देखा जाए तो ये 53वां टाइगर रिजर्व है। तो पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कहां पर ये सेट किया गया है ये देखिएगा, ऑप्शन ऊपर नीचे कर दिए जाते हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। 3 नवंबर 2022 को हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश में IT सेक्टर में कितने रुपए के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है? IT सेक्टर में यूपी स्पेशल के अंतर्गत आपसे अमाउंट भी पूछा जा सकता है, तो ये 7,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं IT सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सरकार 2027 तक कितनी राशि खर्च करने की योजना में है? तो इसके लिए 40 लाख करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार खर्च कर रही है कि हमको उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। इसके लिए इसमें जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ है, जुडिशरी है, एजुकेशन, हैवी इंडस्ट्री, इन सब पर पैसा खर्च किया जाएगा। पर्वतारोही उमा सिंह का संबंध उत्तर प्रदेश की किस जिले से है?
पर्वतारोहण में इन्होंने इतिहास रचा। हिमाचल प्रदेश में जो मनाली है वहां पर माउंट फ्रेंडशिप है, माउंट फ्रेंडशिप की चोटी साइकिल से फतेह करी इन्होंने, साइकिल से फतेह करके ये रिकॉर्ड बनाया है। मनाली स्थित माउंट फ्रेंडशिप, और वहां पर ये साइकिल से चढ़ गए, और इनका संबंध उत्तर प्रदेश की गोरखपुर से है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गोरखपुर में बांसगांव तहसील है, वहीं पे गोड़सैरा गांव पड़ता है, गोड़सैरा। तो गोड़सैरा की ये रहने वाली है उमा सिंह। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कहां पर घड़ियाल कंजर्वेशन व रिसर्च सेंटर बनाए जाने की योजना है? तो ये घड़ियाल कंजर्वेशन और रिसर्च सेंटर ये कहां पर बनाया जाएगा? तो कतर्निया घाट वन्यजीव प्रभाग आपने सुना होगा, भारत नेपाल सीमा से ये लगा हुआ है, 551 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, और बाघ, तेंदुआ, हाथी, गैड़ा ये सब दुर्लभ वन्यजीव यहाँ पर पाए जाते हैं। तो वहीं पर बहराइच में ही इसको बनाया जाएगा, ये घड़ियाल कंजर्वेशन और रिसर्च सेंटर। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और देश भर में कतर्निया घाट घड़ियाल कंजर्वेशन के रूप में पहले से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंस है इसकी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गुड़धुइया नाले और रामगढ़ ताल के जीर्णोद्धार की घोषणा हाल ही में की गई, ये किस शहर में स्थित है? तो ये दोनों स्थित है कहां पर? गोरखपुर में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। गुड़धुइया नाला और दूसरा है यहाँ पे रामगढ़ ताल, इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। सीता कुंड घाट को सीधे अयोध्या, प्रयागराज, चित्रकूट धाम मार्ग से जोड़ने की योजना है। सीता कुंड घाट किस नदी के तट पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सीता कुंड घाट सुल्तानपुर में स्थित है, और सुल्तानपुर में गोमती नदी बहती है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से शहर हैं उत्तर प्रदेश के, कौन कौन से जिले हैं जहां पर गोमती नदी बहती है? इसको कमेंट करके आपको बताना है। यूपी स्पेशल का ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, नेशनल हेल्थ मिशन ने शहरी क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के संचालन को मंजूरी प्रदान की है। इसके पहले चरण में प्रदेश के कितने जिलों को कवर किया गया है? ये कितने जिलों में लागू की जाएगी पहले चरण में? तो टोटल तो 75 डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन 15 जिलों में इसको शुरू किया जाएगा। नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम इनका। तो इसका संचालन यूपी के कितने जिलों में किया जाएगा? 15 जिलों में किया जाएगा। 15 जिलों में आजमगढ़, बांदा, बाराबंकी, बुलंदशहर, चंदौली, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गोंडा, हाथरस, जालौन, कुशीनगर, मथुरा, मिर्जापुर, रामपुर, शाहजहांपुर और सीतापुर ये शामिल है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वाराणसी में बने हुए रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से भी बड़ा कन्वेंशन सेंटर कहां स्थापित किए जाने की योजना है? ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर कहां पर है? ये वाराणसी में है, और इससे भी बड़ा बनाने जा रहे हैं गोरखपुर में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और गोरखपुर में जो ये कन्वेंशन सेंटर होगा, ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की क्षमता से ज्यादा क्षमता इसकी होगी। उसकी 1200 है, इसकी 3000 से 5000 सीट क्षमता होगी। ठीक है, सेमिनार, प्रदर्शनी, सार्वजनिक आयोजन यहाँ पर आसानी से किए जा सकेंगे। वैवाहिक कार्यक्रम के लिए भी इसको खोला जाएगा। तो गोरखपुर वाले जो लोग हैं वो तैयार रहें, अगर उनको शादी करनी है यहाँ पे जल्दी सिलेक्शन ले लें। अप्रैल 2023 में खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन उत्तर प्रदेश के किन शहरों में किए जाने की योजना है? अप्रैल 2023 में ये होगा। और खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम तो ये कहाँ होगा उत्तर प्रदेश में? तो लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और साथ में चौथा नोएडा। ये चारों शहरों में 1, 2, 3, 4 सभी हो जाएंगे जहां पर इसका आयोजन किए जाने का प्लान है। पहला जो गेम हुआ था यूनिवर्सिटी गेम, तो ये कहां पर हुआ था? पहला संस्करण उड़ीसा में था, दूसरा संस्करण कर्नाटक में हुआ, तीसरा जो संस्करण है ये दूसरा संस्करण कर्नाटक 2021 में हुआ था, और ये जो है अभी जो हो रहा है ये यूपी में, ये तीसरा संस्करण है। ठीक है, तीसरा संस्करण यूपी में हो रहा है। तो ये इन सभी शहरों में इसको आयोजित किया जाएगा। लखपति महिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी 3 वर्षों में कितनी महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा है? ये जो कार्यक्रम होगा ये 15 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। महिलाओं की जो वार्षिक आय होगी वो 1 लाख रुपए से अधिक पहुंचाई जाएगी। यानी कि उनकी जो पर्सनल खाते की बात नहीं की जा रही, उनकी जो पारिवारिक आय है वो साल भर में 1 लाख रुपए से ऊपर हो जाएगी, तो वो लखपति हो जाएंगी। ठीक है, 11 जिलों में इसको शुरू किया गया और वहां की 15 लाख महिलाओं को
लक्षित किया गया है। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान ने मनपसंद रंग और डिजाइन के कपड़े रसायन की बजाय किसका प्रयोग करके बनाने की तकनीक विकसित की है, कि अगर रसायन की जगह इसका प्रयोग किया जाएगा, तो जैसे रसायन को कई मामलों में माना जाता है कि ये घातक होते हैं, नेचर के लिए भी घातक होते हैं और ह्यूमन हेल्थ के लिए भी, तो इसमें अगर रंग और डिजाइन यानी कि रंग का जो उपयोग करना है वो किस पर आधारित हो, तो ये एंजाइम पर। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाए। ये जो कपड़े होंगे ये पर्यावरण के लिए भी सही होंगे, मानव शरीर के लिए भी सही होंगे। इसको पर्यावरण के मित्र के तौर पर डेवलप किया जाएगा कि इन्वायरमेंट को कोई ये नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, और केमिकल का रिप्लेसमेंट इससे हो जाएगा। केमिकल जो इस्तेमाल होता है उसके विकल्प के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था को चुना गया है, तो इसके लिए यूपी नेडा हमारे यहाँ संस्था है उत्तर प्रदेश में, यूपी नेडा को इसके लिए चुना गया है। और 2022 की जो ऊर्जा नीति है इसमें सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन दिया जाएगा। 5 वर्ष के लिए ये नीति लागू रहेगी और इसमें सोलर पावर प्लांट की स्थापना की जाएगी, जिससे कि जैसे अभी प्रोत्साहन बहुत दिया गया है, सब जितने भी कॉलोनीज बनाई गई हैं उसमें लाइटिंग व्यवस्था के लिए सब पर पैनल लगाए गए हैं। पैनल दे दिया जाता है उससे कि लोग लाइट भी, और साथ में सबसे बेसिक प्रॉब्लम लोगों को मोबाइल फोन चार्ज करने में होती है, तो ये सारे काम वो आसानी से निपटा लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको व्यापक पैमाने पे किया जाए, छोटे छोटे प्लांट लगाए जाए और सप्लाई की व्यवस्था की जाए। जैसे बहुत सारे राज्यों में पहले से किया जा चुका है, गुजरात में पहले से कि लोगों की छतों पे पैनल लगा के प्लांट लगे हुए हैं, तो उसको कलेक्ट किया जाता है पूरी एनर्जी और फिर उसको पावर स्टेशन से सप्लाई का काम किया जाता है। नई पर्यटन नीति 2022 में शक्तिपीठ सर्किट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्थल शामिल किया गया है। शक्तिपीठ सर्किल एक बनाया गया है, जैसे इसके पहले आपने रामायण सर्किल, भगवान कृष्ण से जुड़े धार्मिक स्थलों को कृष्ण सर्किल, राम से जुड़े स्थलों को रामायण सर्किल, इस तरीके से जोड़ने के लिए पहले आपने सर्किट सुना होगा। ठीक इसी तरीके से एक नई सर्किट है, यह है शक्तिपीठ सर्किट। शक्तिपीठ सर्किट के अंतर्गत कौन सा धार्मिक स्थल शामिल किया गया है, तो इसमें देवी पाटन है, नैमिसारण है और अयोध्या इसमें नहीं है, माँ ज्वाला देवी भी इसमें नहीं है, हाँ ज्वाला देवी है, सॉरी इसमें ज्वाला देवी है, और वाराणसी इसमें नहीं है। तो 1 2 4 इसका सही उत्तर है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देवी पाटन, नैमिसारण्य और ये चौथा है माँ ज्वाला देवी। तो ये तीनों याद रखिएगा, देवी पाटन, नैमिसारण और माँ ज्वाला देवी, इनको इसके अंतर्गत कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, जैसे रामायण सर्किट अयोध्या, चित्रकूट, बिठूर, ये सब इसमें शामिल था। कृष्ण सर्किट में मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, बलदेव, ये सब शामिल थे। महाभारत सर्किट और शक्तिपीठ सर्किट की भी परिकल्पना की गई। तो महाभारत सर्किट जो होगा वो हस्तिनापुर, काम्पल्य, वरनावा, मथुरा, कौशाम्बी, गोंडा, लक्षागृह, इन सब स्थानों को, और शक्तिपीठ सर्किल जो है ये देवी पाटन, नैमिसारण, माँ ललिता देवी, ज्वाला देवी, शाकुंभरी देवी, सहारनपुर में शाकुंभरी देवी पड़ती हैं, शिवानी देवी ये चित्रकूट में पड़ती हैं, शीतला माता ये मऊ में है। तो इन सबको कनेक्ट किया जाएगा। इसमें प्रश्न में तो 3 ही दिया है, बाकी जो मैंने बताया उसको भी ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के कितने जिलों में भव्य और अत्याधुनिक सुविधाओं वाले न्यायालय भवनों के निर्माण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है कि यहाँ पर नए न्यायालय भवन बनाए जाए। नॉर्मली ये शहर के अंदर होते हैं, भीड़ भाड़ वाले एरिया में होते हैं, तो इनको बाहर किया जाएगा, शहर के बाहर जहाँ पे अभी कम बसाव है वहाँ पर। तो ऐसे 10 जिलों की इसमें बात की गई है कि 10 जिलों में होगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आगरा, औरैया, हापुड़, कौशाम्बी, महोबा, बहराइच, चंदौली, हाथरस, ये 10 जिले हैं जहाँ पर ये आवंटन किया गया है और भूमि वगैरह ये काम भी चालू होने जा रहा है। तो मैंने देखा है कि अब ये साइट जो है उसके लिए सेलेक्ट कर ली गई है, अब ये काम होगा। नॉर्मली इसको शहर से बाहर ही रखा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? मथुरा पेड़ा, कानपुर सत्तू, वाराणसी चौसा, आजमगढ़ इमरती। वास्तव में ये जो व्यंजन आप देख रहे हैं ये राज्य की कृषि विपणन और कृषि विदेश व्यापार विभाग ने विभिन्न जिलों में प्रतिनिधित्व करने वाले उत्तर प्रदेश के व्यंजनों की एक सूची बनाई है और उसको जीआई टैग प्रदान करने की तैयारी
में है कि इसको जीआई टैग प्रदान किया जाए, तो इसके लिए वो सूची भेजी गई है। तो इसमें कौन से जिले से कौन से प्रोडक्ट चुने गए हैं? तो मथुरा का पेड़ा, आगरा का पेठा, कानपुर का सत्तू, है ना, तो कानपुर का सही सत्तू सही है, मथुरा का पेड़ा, आगरा का पेठा तो आप जानते ही हैं, मशहूर है। और वाराणसी का इसमें दिया हुआ है चौसा आम, और ये है आजमगढ़ की इमरती। तो वाराणसी का चौसा आम भी है, ठीक है। और जो इमरती है वो कहाँ की है? इमरती तो ये जौनपुर की है, ना कि आजमगढ़ की। ये कहाँ के लिए चुनी गई है? जौनपुर की, ठीक है। तो ये चौथा गलत है, 1 2 3 सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जीआई टैग के लिए आवेदन इसके प्रस्तुत किए जा चुके हैं, जैसे चौसा आम के लिए बनारसी पान और जौनपुर की इमरती के लिए। बाकी आगे प्रोसीड होगा, पंजीकरण प्रक्रिया अंतिम चरण में है, धीरे धीरे ये सब मिलेगा जीआई टैग। कमेंट करके बताइएगा भारत में सबसे पहले जीआई टैग किसको दिया गया था, वो कौन सा प्रोडक्ट था जिसको जीआई टैग मिला था। निम्नलिखित में से कहां एयरपोर्ट की तर्ज पर 120 एकड़ कैंपस में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट लैंडपोर्ट बनेगा? एयरपोर्ट की तर्ज पे लैंडपोर्ट बनेगा, और ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट होगा। और ये कहां पर बनाया जाएगा? तो ये सोनौली में बनाया जाएगा। सोनौली पड़ता है कहां पर? महाराजगंज। महाराजगंज में बौद्ध सर्किट के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय एग्जिट पॉइंट ये पड़ता है सोनौली। तो सोनौली में एयरपोर्ट की तर्ज पे ये काम किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण हो चुका है, चहारदीवारी का निर्माण भी हो चुका है, और सोनौली ये बॉर्डर पे पड़ता है। और गौतम बुद्ध की जन्मस्थली और लोकप्रिय बौद्ध पर्यटन केंद्र लुम्बिनी जो है, लुम्बिनी जन्मस्थली लुम्बिनी है ना, तो उसके ये नज़दीक है। तो विदेश से जो यात्री आते हैं, जो पर्यटक आते हैं, तो उनको अत्याधुनिक सुविधाओं का एहसास कराने के लिए, सुविधाएं देने के लिए किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य के हर जिले में किस कंपनी द्वारा डेटा सेंटर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा? डेटा सेंटर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो कौन सा जिला है, और किस जिले में किया जाएगा? तो हर जिले में किया जाएगा, ये तो प्रश्न ही नहीं है। कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा किया जाएगा? तो ये कंपनी है व्यूनाउ इन्फोटेक। व्यूनाउ इन्फोटेक, तो ये हर जिले में डेटा सेंटर के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी होता है उसको ये डेवलप करेगी, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन प्लस अर्थव्यवस्था बनाने के उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 इसको बनाने के लिए, यहां पर होना चाहिए, का आयोजन कब और कहां किया जाएगा? तो ये आयोजन जो होगा, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, ये आयोजन है 10 से 12 फरवरी 2023 में। 10 से 12 फरवरी 2023 में। और कहां पे हो रहा है? लखनऊ में हो रहा है। पहले भी हम प्रश्न कर चुके हैं, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्वच्छ, हरित और नियोजित शहरों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार राज्य के शहरी निकायों में किस शहर के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के मॉडल को लागू करेगी? कहां का मॉडल यहां पर शुरू किया जाएगा जिससे कि स्वच्छ, हरित और नियोजित शहरी विकास हो सके? तो ये इंदौर का मॉडल है, जिसको यूपी में भी अब लागू किया जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कहां पर इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोरखपुर विश्वविद्यालय में। इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, बनारस मत टिक कीजिएगा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड बनारस में भी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। वो संस्थान कौन सा है? कमेंट करके आप बताइए, उत्तर दिया कीजिए आप लोग। इससे आप अपनी मेमोरी पे जो दबाव डालते हैं उससे पता चलता है कि हाँ एग्जाम में कितना दबाव सह पाएंगे। भाई सारा गेम फैक्ट कॉन्सेप्ट को एग्जामिनेशन हॉल तक लेके जाने का है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। भारत की पहली मानव रहित कार किस संस्थान के छात्रों द्वारा बनाई गई है? मानव रहित कार, मानव रहित कार विश्व में कई देशों में परीक्षण हो चुका, चल भी रही है। भारत में MNIT जो प्रयागराज है, उनके छात्रों ने इसको बनाने की कोशिश की है, ठीक है। और 27 नवंबर को माइक्रोसॉफ्ट एशिया के अध्यक्ष अहमद मजहरी ने इसका पहला डेमो देखा है। तो अब देखिए आगे क्या होता है। फंडिंग चाहिए ना इस पे आगे काम करने के लिए, सबसे जरूरी हो जाता है पैसा। जहां पैसा आया फिर आप दुनिया को अपने हिसाब से चलाइए और आपकी सब खूब तारीफ करेंगे, कहेंगे हाँ बस यही है वो बंदा, और पैसे से वो पैसा ही बना रहा है, लेकिन आपको लगेगा कि हाँ ऐसा ही। तो पैसा बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे
प्रोजेक्ट कोई है, अब उसको चलाना है तो कैसे चलेगा, उसको रन करना है तो उसमें पहले तो शुरू में कॉस्ट लगेगा ना, बाद में उसका बिजनेस मॉडल आएगा ना। 27 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 41वें रामायण मेले का शुभारंभ कहां पर किया? चित्रकूट, अयोध्या, वाराणसी, आगरा। तो जो रामायण मेला है 41वां ये हुआ, और ये कहां पर आयोजित किया गया? अयोध्या में, 27 नवंबर 2022। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 27 से 30 नवंबर तक ये चला था। और सांस्कृतिक व आध्यात्मिक वैभव की पुनर्स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जो प्रयास कर रही है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो केंद्र बिंदु है वो अयोध्या ही है। निम्नलिखित में से किस एयरपोर्ट पर 1 दिसंबर से डिजी यात्रा की सेवा मिलने लगी? किसकी? डिजी यात्रा की सेवा। तो डिजी यात्रा क्या होता है? डिजी यात्रा के तहत यात्रियों के लिए उनका चेहरा ही बोर्डिंग पास होता है। बोर्डिंग, जब आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो बोर्डिंग पास बनवाने में और इसमें बहुत टाइम लग जाता है ना। तमाम कागजात जुटाने पड़ते हैं, आपको आईडी चाहिए, साथ में आपके होनी चाहिए, और ये वो दुनिया भर का, उसमें नाम गलत नहीं होना चाहिए। तो डिजी यात्रा के तहत इन सब झंझटों से आपको निजात मिल जाएगा। वाराणसी एयरपोर्ट जो है उसने इसको 1 दिसंबर से ये शुरू किया है। धीरे धीरे फिर अन्य एयरपोर्ट पे भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब कोई भी चला जाएगा गलत, ऐसा नहीं। जब टिकट आप लेंगे तो उसके पहले ये सारी चीजें पूरी कर ली जाएंगी, और बोर्डिंग पास के दौरान लगने वाला जो 50% समय है इससे बच जाएगा। अडॉप्ट हेरिटेज योजना के संदर्भ में सत्य कथन है। राज्य पुरातत्व निदेशालय ने अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम के दूसरे चरण में 10 धरोहरों का चयन किया है। और दूसरा है, धरोहर को सहेजने के साथ ही वहां पर अस्थायी निर्माण व अन्य माध्यमों से स्मारक मित्र आमदनी भी कर सकेंगे। क्या ऐसा होगा? आमदनी भी कर सकेंगे। एक तो धरोहर भी सहेजेंगे और आमदनी भी होगी, अस्थायी निर्माण होगा, और स्मारक मित्र वहां पे बनाए जाएंगे, वो आमदनी भी कर सकेंगे। दोनों बातें यहाँ पर सही हैं। और 10 धरोहरों का इसमें चयन किया गया है। लखनऊ में आलमबाग भवन समेत उसमें एक है पोतरा कुंड, ये मथुरा में पड़ता है। कल्पा देवी और आस्तिक बाबा मंदिर सीतापुर में है। देवगढ़ की बौद्ध गुफाएं ललितपुर में। राज मंदिर गुप्तार घाट ये अयोध्या में। लक्ष्मी मंदिर झांसी में। टहरौली किला झांसी में। बाला बेहट किला ललितपुर। दिगारा गढ़ी झांसी। शिव मंदिर टिकायत राय बिठूर कानपुर, ये सब इसमें शामिल है। ये जो 10 धरोहर इसमें चयन किए गए हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आमदनी वाली बात पे लगता है कि नहीं ये गलत दे रहा होगा, लेकिन ये सही है, तो इसको ध्यान रखना है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। गीडा को फरवरी 2023 में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कितने करोड़ का निवेश कराने का लक्ष्य मिला है? गीडा क्या है? सबसे पहले तो आप गीडा के बारे में हमको बताइए। तो गीडा आप ही बताइएगा, मैं नहीं बताऊंगा। यूपी के संदर्भ में गीडा क्या है? अभी गीडा दिवस हुआ, तो गीडा दिवस के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने 504 करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं को गति देने के लिए बहुत सारी अन्य परियोजनाएं, 1200 करोड़ रुपए की भावी परियोजनाओं को के लिए 2.42 लाख वर्ग मीटर से अधिक भूमि आवंटन किया था। तब पेपर में आपने इसको पढ़ा होगा। और इसको निवेश कराने का लक्ष्य जो मिला है वो कितना मिला है? तो 40,000 करोड़ रुपए मिला है। कितना मिला है? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अंतर्गत 40,000 करोड़ रुपए का निवेश गीडा कराएगी। गीडा क्या है बताइएगा, कुछ काम किया करिए, सर्च करिए गीडा क्या है और इसका फुल फॉर्म बताइए। मैं पोस्ट को पिन पोस्ट में तब्दील करूंगा, जो पोस्ट होगी उसको मैं पिन कर दूंगा। पद्मश्री इरशाद मिर्जा के बारे में कौन सा कथन सही है? वह रेड टेप कंपनी के संस्थापक थे। वह उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अभी इरशाद मिर्जा नहीं रहे। 4 दिसंबर 2022 को ये नहीं रहे और परलोक सिधार गए। तो बहुत बड़े चर्म निर्यातक के तौर पर इनको जाना जाता है। मिर्जा इंटरनेशनल करके इनकी कंपनी है, उसके चेयरमैन थे। पद्मश्री भी इनको मिला था। रेड टेप कंपनी के आपने देखे होंगे जूते, कपड़े, ये सब आपने यूज भी किए होंगे। तो ऑनलाइन इनका मिलता है, आउटलेट भी वैसे होते हैं। तो इन्होंने 1979 में कंपनी शुरू की थी, और ये लेदर बनाने और लेदर की टैनिंग करने, उसकी फिनिशिंग करने का ये काम करते थे और बाहर भेजते थे लेदर। बाद में धीरे धीरे इन्होंने उसको बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश किया। दोनों बातें इनकी सही हैं। राजनीति में भी
राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी ये रहे। ठीक है। 5 दिसंबर 2022, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितने रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया? 5 दिसंबर 2022 को अनुपूरक बजट पेश किया गया है 33,769 करोड़ रुपए का। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसमें शहरीकरण, औद्योगिकरण, धार्मिक विरासत स्थल का विकास, ये सब शामिल है। गंगा मित्रों का मॉडल का उद्देश्य है, गंगा मित्रों का मॉडल जो बनाया गया है उसका क्या उद्देश्य है? अभी ये महामना मालवीय गंगा शोध केंद्र है, उसके चेयरमैन हैं प्रोफेसर वीडी त्रिपाठी। तो उन्होंने ये गंगा मॉडल उन्हीं की देन है। उत्तर प्रदेश में गंगा की जो अविरल धारा है उसको बनाए रखने के लिए और एनवायरनमेंट बना रहे गंगा के आसपास का, गंगा का, तो पूरे गंगा बेसिन में इसको लागू करने की बात की जा रही है। तो इसका जो मॉडल है उसका उद्देश्य है स्वच्छ गंगा, अविरल गंगा, आध्यात्मिक गंगा, अर्थ गंगा और पारिस्थितिक गंगा। अर्थ गंगा भी है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सभी सही है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत ये अविरल, निर्मल, अर्थ, आध्यात्मिक और पारिस्थितिक गंगा जन जन को जोड़कर ये प्रयास किए जाने की ये कवायद जो शुरू की गई है। तो अभी इसका धीरे धीरे देखिए, जब जन सहभागिता होती है, जन भागीदारी होती है तो सकारात्मक रिजल्ट आना तय है ना। अगला जो प्रश्न है, गुजरात के बड़ौदा में बने एकीकृत न्यायालय परिसर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एकीकृत न्यायालय परिसर का निर्माण किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो ये 10 जिलों में ऐसा किया जाएगा, एकीकृत न्यायालय परिसर बनाया जाएगा। ठीक है। और अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये होगा। अधिकतर आप देखे होंगे जिलों में जो जिला अदालतें होती है उनका एक ऑफिस इधर है, दूसरा कोई ट्रिब्यूनल है वो अलग है, वाणिज्यिक न्यायालय अलग है, फास्ट ट्रैक कोर्ट अलग है। अब जज वही है, अब उनको एक केस यहाँ सुनना है बुधवार को, फिर बृहस्पतिवार को वहां, फिर वहां, तो इससे टाइम किल होता है ना भाई। उनका पूरा समय तो आने जाने में लग जाता है। तो अगर उसको इंटीग्रेटेड कर दिया जाए, एकीकृत कर दिया जाए तो काफी आसानी होगी, कम रिसोर्सेज में ज़्यादा काम किया जा सकेगा। तो ये पायलट प्रोजेक्ट 10 जिलों में स्टार्ट किया जाएगा और ये बड़ौदा गुजरात का जो मॉडल है उसको अपनाया जाएगा। राज्य में एक जिला एक मेडिकल कॉलेज के तहत 6 जिलों में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए टेंडर जारी किया गया है। इनमें कौन सा जिला युग्म शामिल है? 6 जिलों में, एक जिला एक उत्पाद जैसा है ना, वैसे एक जिला एक मेडिकल कॉलेज के तहत 6 जिलों में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोलना है। तो इसमें कौन सा ये शामिल है? तो इसमें आपका हो जाएगा 6 जिले जो है महोबा, मैनपुरी, बागपत, हमीरपुर, ये दोनों शामिल हैं, और हाथरस और कासगंज। ठीक है। तो ये 1, 2, 3 बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये 6 जिले हैं जिनको सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। पहचान क्या है? व्हाट इज पहचान? आइडेंटिटी से ज्यादा इसको सही लिखा जाए, इसका ट्रांसलेशन ना करके इसको पहचान ही लिखा जाए तो ज्यादा सही है। पहचान क्या है? तो पहचान ये सीबीएसई की तर्ज पर उत्तर प्रदेश जो बोर्ड है, यूपी बोर्ड, उनके विद्यालयों की अलग पहचान बनाने के लिए सभी जो कॉलेज हैं, राज्य के सभी कॉलेजों की वेबसाइट बनवाई गई है। तो उसी का नाम पहचान रखा गया है। विद्यालय से संबंधित जानकारी आपको चाहिए तो वेबसाइट पे जाइए, ऐसा उसमें पूरी जानकारी दी रहेगी, ऐसा किया गया है। लेकिन ये होता क्या है भाई, वेबसाइट यूज कौन करेगा? कॉलेजों की वेबसाइट पे कौन जाएगा? बच्चे जब उस पर कुछ काम का या फिर डाला जाए, है ना। अब उसमें और भी चीजें जैसे मॉडल पेपर डाले जाए, प्रैक्टिस सेट डाले जाए, कुछ कंटेंट डाला जाए, कुछ वीडियोस डाले जाए, ऐसा किया। लेकिन ये वेबसाइट बन जाएगी, पड़ी रहेगी, उसका कोई मतलब थोड़ी रह जाएगा। तो राज्य के कॉलेजों की ये वेबसाइट है पहचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में कहाँ राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया है? तो जो यूनानी चिकित्सालय है ये गाजियाबाद में उन्होंने उद्घाटन किया है। क्या है? राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन इन्होंने किया है। तो ये संस्थान कहाँ पे है? गाजियाबाद में। और गोवा में अभी विश्व आयुर्वेद कांग्रेस हुई थी ना, गोवा में 11 दिसंबर 2022 को
9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस ये गोवा में आयोजित की गई थी। तो वहीं से जब समापन हो रहा था उसका, तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है। अगला जो प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में रोजगार उत्पन्न कराने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? मनरेगा के तहत रोजगार, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, तो सबसे ज्यादा रोजगार भी उत्तर प्रदेश में। तो मनरेगा के तहत सबसे अच्छा प्रदर्शन, सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है उत्तर प्रदेश ने, प्रथम स्थान इसको मिला है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 100 दिवस का पूर्ण रोजगार जिसको मिल गया, प्रधान जी के खाते में पैसे आ गए, सॉरी मतलब लोगों के खाते में आ गए। अब आप तो आगे समझदार हैं, तो उत्तर प्रदेश इसमें प्रथम स्थान पे रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नॉलेज स्मार्ट सिटी बनाने का निर्णय लिया है। ये कितने एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा? नॉलेज स्मार्ट सिटी, तो ये नॉलेज स्मार्ट सिटी सैन फ्रांसिस्को में ऑस्टिन यूनिवर्सिटी है, उसके साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ बातचीत की है और समझौता किया है कि नॉलेज स्मार्ट सिटी यहाँ पर बने। तो इसके लिए 5,000 एकड़ जमीन जो है वो आवंटित किए जाने की बात की गई है। और नॉलेज स्मार्ट सिटी 35,000 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। 35,000 करोड़ रुपए, 35,000 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। जैसे हजार में कन्वर्ट होता है, फिर आप कुछ भी करिए, दुनिया बदल दीजिए, सबको मिटा दीजिए, सबको बना दीजिए, इस तरीके का हो जाता है ना। 35,000 करोड़ रुपए लगा के नॉलेज स्मार्ट सिटी ये तैयार किया जाएगा, ठीक है। और इसमें जो नॉलेज स्मार्ट सिटी होगा, इसमें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय भी अपने कैंपस लगाएंगे, वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाकी देखिए क्या होता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जेनरिक आधार के मेडिकल स्टोर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में खोलने का निर्णय लिया है। तो जेनरिक आधार ये कंपनी है, इसके संचालक कौन है? जेनरिक आधार के मेडिकल स्टोर खोलेंगे, तो इसके संचालक कौन है? अर्जुन देश पांडे। सुमेलित करने में आपसे ये पूछा जा सकता है, अर्जुन देश पांडे। जेनरिक आधार के करीब 1800 स्टोर चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जिलों में अगर बात की जाए तो 150 स्टोर यहाँ पे हैं अब, और इनको बढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार निम्नलिखित में से किस जिले में ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मॉल निर्माण करने की योजना बना रही है? मॉल बनेंगे, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है, किस जिले में ये मॉल बनाया जाएगा? तो ये वाराणसी में बनाया जाएगा। कहाँ पर बनाया जाएगा? वाराणसी में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चांदपुर औद्योगिक संस्थान पड़ता है, तो वहीं पे 2 एकड़ क्षेत्र में ODOP मॉल बनाया जाएगा। और यहाँ पे वैसे इस पार्क में, जो ये पार्क है, वहाँ पे कोयला स्टोरेज होता है और फ्लैटेड फैक्ट्री भी यहाँ पर बनाई जाएगी, जिससे कि वहाँ पे लोग जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो मॉल है वो बेच सके यहाँ के मॉल में। सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में पहले स्थान पर पौंडीचेरी रहा। उत्तर प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? सामाजिक प्रगति सूचकांक, तो ये जो प्रगति सूचकांक जारी किया गया है, तो इसमें प्रथम स्थान तो बता दिया गया पांडिचेरी का रहा। यूपी का स्थान जो रहा है वो 31वां रहा है, 31वां स्थान। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3 आयाम और 12 अवयवों के आधार पर यह बनाया गया है। पहला है इसमें बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं, दूसरा है कल्याण, तीसरा है चुनौती, है ना। तो इसके फिर 4-4 घटक हैं, 4-4 अवयव हैं, और टोटल 12 अवयव और 3 आयाम और 12 अवयवों के आधार पर इसको तैयार किया गया है। तो यूपी का जो स्थान रहा है वो तो बहुत खराब रहा है, 31वां स्थान रहा है। उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन औसतन सामान्य माना जाएगा, ये रहा है। 2 अवयव, पेयजल की उपलब्धता और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत आवास प्रदान करने में राज्य ने बेहतर प्रदर्शन किया है। बाकी इसका कमजोर रहा है, बहुत सारी चीजें इसमें और है। राज्य मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों के लिए उत्तर प्रदेश में कहां एक आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी कमांड अस्पताल के निर्माण की मंजूरी प्रदान की? तो रक्षा मंत्री, ये हमारे रक्षा मंत्री तो सेंटर के ही होते हैं, वो केंद्र का ही विषय है रक्षा। तो
इन्होंने लखनऊ में एक मल्टी स्पेशलिटी कमांड हॉस्पिटल निर्माण करने की मंजूरी दी है। और ये जो हॉस्पिटल होगा ये 780 इसमें बेड होंगे, और जिसमें मतलब अगर कोई एडमिट होता है, भर्ती जब लिया जाता है तो, और 100 क्राइसिस एक्सपेंशन बेड भी इसमें होंगे। और किसी भी आपात सुविधा से निपटने की पूरी क्षमता यहाँ पर डेवलप की जाएगी। तो ये लखनऊ में होगा, लखनऊ का जो कैंट एरिया होगा वहीं पे इसको स्टेब्लिश किया जाएगा। एनडीए परीक्षा पास कर देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बन सकती है। इन्होंने परीक्षा जो पास की है ये है सानिया मिर्जा। कौन है? सानिया मिर्जा। और ये कहाँ की है? ये मिर्जापुर की रहने वाली भी है। तो मिर्जा से मिर्जापुर याद रखिएगा, मिर्जा, सानिया मिर्जा और मिर्जापुर। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वाराणसी के काशी रेलवे स्टेशन को मेजर अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के लिए कितने रुपये आवंटित किए गए हैं? अपग्रेड किया जाएगा काशी रेलवे स्टेशन को, इसके लिए 336 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। काशी इंटर मॉडल स्टेशन बनाया जाएगा, यहाँ पर अपग्रेड कर दिया जाएगा रेलवे स्टेशन को। अगला प्रश्न है, 26 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदेश के कितने मेडिकल कॉलेजों में ई सुश्रुत हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सुविधा शुरू की है? ई सुश्रुत, ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सुविधा शुरू की है। कितने मेडिकल कॉलेजों में ये शुरू की गई है? संख्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 22 मेडिकल कॉलेज। कौन कौन से हैं इसका नाम जरूरी नहीं है, लेकिन ये सुश्रुत मेडिकल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ये शुरू किया गया है ना। और इसमें क्या किया जाएगा, जैसे मरीज के पास जांच रिपोर्ट कई बार नहीं होती है तो डॉक्टर कहते हैं जाइए लेके आइए। अब वो पूरा लाइन लगा के 150-200 की लाइन लगी थी, पहुंचा, इत्तेफाकवश उसके पास कुछ छूट गया है तो, और दूसरा वो सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करके नहीं जा पा रहा है किसी भी कारणवश, तो अब ये ऑनलाइन रिपोर्ट ही सब देख सकेंगे डॉक्टर। एक क्लिक करेंगे, मरीज की पूरी पूरी जानकारी, पूरा डेटाबेस आएगा और केस हिस्ट्री भी उनकी पता चल जाएगी। और इससे क्या होगा, जैसे एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जब मरीज जाता है तो पूरा यहाँ पे केस हिस्ट्री होगी, तो वो ज्यादा मरीज से पूछना नहीं पड़ेगा, है ना। डॉक्टर उसको समझ जाएंगे। एक इंफॉर्मेशन सिस्टम पूरा ऐसा बनाया गया है। 11 से 13 जनवरी 2023 तक आयोजित गोरखपुर महोत्सव की थीम क्या है? तो ये 11 से 13 फरवरी को, जनवरी को, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, जनवरी में ये आयोजित होना है, फरवरी नहीं जनवरी। 11 से 13 जनवरी के बीच में ये गोरखपुर महोत्सव, और इसकी थीम है इको टूरिज्म। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये पूरे 2022 का करंट अफेयर हम देख रहे हैं। जनवरी 2023 की बात इसलिए इसमें आ रही है कि भाई भविष्य की डेट भी तो, जैसे दिसंबर में बात की गई तो जनवरी में ऐसा होगा, इसलिए ऐसा आ रहा है। तो 11 से 13 जनवरी ये आयोजन हुआ। अब इसको देखने के बाद में आपका पूरा 2022 का करंट अफेयर जो है वो सारा तैयार हो गया। पूरे साल भर का जो महत्वपूर्ण प्रश्न था, ये 240 प्रश्न, ये ऐसे प्रश्न हैं जो पूरे साल को कवर करते हैं। अब आगे के करंट अफेयर अगर आपको देखने हैं तो हमारा जैसे वीकली प्रोग्राम जो हम चलाते हैं, जैसे हर हफ्ते करंट अफेयर का डिस्कशन हम करते हैं, तो 7 दिन का करंट अफेयर आप 50-55 मिनट में देखिए। और जैसे महीना कंप्लीट होता है हम महीने का यूपी का करंट अफेयर अलग से डिस्कस करते हैं, तो उसको भी आप देखते रहिए। और फिर जब साथ में होगा तो उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक साथ आपको मिल जाते हैं। तो आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसके बगल में घंटी भी दबा सकते हैं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। टाइगर के बाद दुधवा किस जीव का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा? तो टाइगर के लिए दुधवा को जाना ही जाता है। अब लेपर्ड कैट का सबसे बड़ा ये केंद्र बन जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में दुधवा, ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये पाया जाता है। और लेपर्ड कैट की पहली बार वैज्ञानिक तरीके से यहाँ पर गिनती भी हुई है। और अब उनको माना जा रहा है, इसका जो दक्षिणी खीरी जिला है वहाँ पे जो जंगल है, तो अगर वहाँ पाए जा रहे हैं तो कहा जा रहा है कि उनको संरक्षित किया जाए, है ना। और संरक्षित करके इनको, इसका दुधवा को इसका सेंटर बनाया जाए, इसका केंद्र बनाया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार किस स्थान के तर्ज पर अयोध्या में ग्रीन फील्ड टाउनशिप बसाने जा रही है? तो जैसे गुजरात के साबरमती में ग्रीन फील्ड टाउनशिप है, ठीक उसी तरीके से अयोध्या में भी ग्रीन फील्ड टाउनशिप बनाने जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। जब से वैसे राम मंदिर निर्माण की योजना बनी और उस पर काम चल रहा है, उससे तेजी से काम
वहां पे अन्य डेवलपमेंट चल रहे हैं। आप देखेंगे तो अब हाईवे पे अयोध्या से 10-15 किलोमीटर किधर भी आप चले जाइए, चारों तरफ इतने होटल्स बन रहे हैं, इतने रेस्टोरेंट बन रहे हैं कि लोग आएंगे तो एक वो हब बन गया ना, बिजनेस हब बन गया। तो पहले ही कंपनियां वहां पर निवेश कर चुकी हैं। चारों तरफ आप देखेंगे आलीशान होटल बन रहे हैं, रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं। अब धीरे धीरे अन्य एक्टिविटीज के लिए भी वहां पर बहुत सारे डेवलपमेंट होंगे। तो पूरा एक हब बनता चला जा रहा है अयोध्या। निम्नलिखित लेखक और पुरस्कार युग्मों में सही सुमेलित युग्म है। आनंद कुमार सिंह तुलसी पुरस्कार, शंकर सिंह श्रीधर पाठक पुरस्कार, जयवर्धन जेपी भारुतेंद्र हरिश्चंद्र पुरस्कार और जयश्री पुरवार अज्ञेय पुरस्कार। तो ये अज्ञेय पुरस्कार इनको मिला, ये तुलसी पुरस्कार इनको आनंद कुमार सिंह को मिला। क्या ये सब सही दिया है? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के ये पुरस्कार है। अभी उसका उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का 46वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। तो इसमें वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राम कठिन सिंह, कथाकार सुधाकर अदीब और इसके जो संस्थापक निदेशक हैं इस संस्थान के, संस्थापक क्या संस्थान के जो निदेशक हैं, तो आरती सिंह ने सभी श्रेणियों में 70 साहित्यकारों को इसमें सम्मानित किया। तो ये प्रमुख पुरस्कार है। तुलसी पुरस्कार किसको दिया है? आनंद कुमार सिंह को। श्रीधर पाठक पुरस्कार शंकर सिंह को। भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार ये जयवर्धन जेपी और अज्ञेय पुरस्कार जयश्री पुरवार को मिला है। तो ये चारों नाम ध्यान रखिएगा और ये सही उत्तर हो जाएगा डी। 1, 2, 3, 4 सभी सही है। तो ये 240 प्रश्न हमने देखे। ये आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लोगों तक पहुंचाइए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन भी दबा के आप जा सकते हैं। अगर बहुत अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे ऐसे अन्य वीडियोस क्लासेस प्राप्त करने के लिए, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आप हमसे जुड़े रहें, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारा जुनून बैच अगर आप ज्वाइन करके तैयारी करना चाहते हैं तो 6307281212 7408281211 ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पर जानकारी ले सकते हैं। ये पूरा डिटेल आपको भेजा जाएगा और इसमें जैसे भी आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको डेमो क्लास दिख जाएगी, हमारा ऐप कैसे डाउनलोड होगा और स्ट्रेटजी क्या है, हमारी सोसाइट की स्ट्रेटजी क्या है, करंट अफेयर की, प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी, ट्रेंड एनालिसिस, ये सब आप देख सकते हैं। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आपको तुरंत यहाँ पर क्लासेस का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये सेशन हम समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। हमारा वीकली करंट अफेयर आप जरूर देखें और मंथली बेसिस पे यूपी का करंट अफेयर भी हम करते रहते हैं, उससे भी आप जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।